नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों इंग्लिश से आज हम रिवीजन क्लास 17 दोस्तों डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का। पहला और दूसरा क्वेश्चन जो है ये आपके रहेंगे फ्रेजल वर्ब से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, माई कार डैश ऑन द वे टू ऑफिस दिस मॉर्निंग। चलिए कौन सा फ्रेजल वर्ब आएगा यहाँ पर? ब्रोक इन, ब्रोक ऑफ, ब्रोक डाउन या फिर ब्रोक आउट। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर। माई कार डैश ऑन द वे टू ऑफिस दिस मॉर्निंग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? तो राइट आंसर क्या होगा फर्स्ट का? फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रोक डाउन। क्या होगा? ब्रोक डाउन आ जाएगा यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा आपका? माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू ऑफिस दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह ऑफिस जाते समय मेरी कार खराब हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सी राइट हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इसका प्रयोग कब किया जाता है इस फ्रेजल वर्ब का, यानी कि ब्रोक डाउन का? आप जानती हैं जैसे मशीनरी के ठप होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसी रिश्ते व वार्तालाप का विफल होना, ठीक है, तथा मानसिक रूप से टूट जाने के संदर्भ में भी इसका प्रयोग किया जाता है ब्रोक डाउन का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको क्या बताना है? फ्रेजल वर्ब बताना है दोस्तों। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, सी स्टे एट होम टू डैश हर ग्रैंड मदर। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। लुक आउट होगा, लुक इनटू होगा, लुक आफ्टर होगा या फिर लुक ओवर होगा। चलिए क्या हो जाएगा। सी स्टे एट होम टू डैश, क्या हो जाएगा बताइए, हर ग्रैंड मदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या आ जाएगा बताइए। देखभाल करना, ख्याल रखना, जिम्मेदारी लेना, ठीक है, रखवाली करना। तो क्या आ जाएगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पर, राइट आंसर आपका लुक आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ही स्टेज एट होम टू लुक आफ्टर हर ग्रैंड मदर। ठीक है, वह अपनी दादी की देखभाल करने के लिए घर पर ही रुकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लुक आफ्टर आ जाएगा। ठीक है, लुक आफ्टर दोस्तों एक फ्रेजल वर्ब है जिसका हिंदी में मतलब होता है, क्या होता है इसका हिंदी में मतलब? देखभाल करना या फिर ख्याल रखना। ठीक है, देखभाल करना, देखभाल करना या फिर कह सकते हैं ख्याल रखना। ठीक है, ख्याल रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, लुक आफ्टर जो है ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? देखभाल करना या फिर ख्याल रखना कह सकते हैं, या फिर आप जिम्मेदारी लेना कह सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं रखवाली करना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ईडियम एंड फ्रेजेस से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, फुल सिस्टर मीन्स। चलिए बताइए फुल सिस्टर मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए। कजिन सिस्टर होगा या फिर अ सिस्टर बॉर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स, या फिर अ सिस्टर नॉट बाय ब्लड बट बाय अफेक्शन, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 3 का आपको बताना है फुल सिस्टर मीन्स क्या होता है। चलिए आंसर कीजिए। फुल सिस्टर मीन्स होता है सगी बहन। ठीक है, क्या होता है फुल सिस्टर मीन्स? जो सगी बहन होती है उसको कहते हैं। ठीक है, सगी बहन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 का राइट आंसर? 3 का राइट आंसर हो जाएगा अ सिस्टर बॉर्न ऑफ द सेम पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे फुल सिस्टर और हाफ सिस्टर पूछा जाता है। ठीक है, फुल सिस्टर मीन्स तो आपका सगी बहन हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको पूछा जाए हाफ सिस्टर, ठीक है, हाफ सिस्टर, हाफ सिस्टर मतलब क्या होता है? हाफ सिस्टर मतलब होता है सौतेली बहन। ठीक है, सौतेली, ठीक है, सौतेली बहन।
क्लियर है? तो दोनों चीज याद रखेंगे, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पर बन जाएगा, जैसे कहते हैं सी इज माई फुल सिस्टर, वह मेरी सगी बहन है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे फुल सिस्टर और हाफ सिस्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स, क्या हो जाएगा बताइए? रैपिडली होगा, वेरी रिच होगा, या टू चैलेंज होगा, या फिर इन ट्रबल होगा। चलिए आंसर कीजिए, आप सभी ने पढ़ा है इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा? बाय लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगुनी। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो राइट आंसर 4 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रैपिडली, ठीक है। बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दुनी रात चौगुनी, यानी कि बहुत तेजी से, या कह सकते हैं अत्यधिक तीव्र गति से। तो क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका रैपिडली कह सकते हैं, ठीक है, प्रोग्रेस कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं? प्रोग्रेस, ठीक है। प्रोग्रेस के साथ साथ इसको आप ग्रो भी कह सकते हैं, ग्रो, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है टू बाइट द डस्ट मीन्स। चलिए आंसर कीजिए। टू बाइट द डस्ट मीन्स क्या होगा? रिटर्न टू होम, टू बी डिफीटेड, कनेक्टेड टू द बेस, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए? टू बाइट द डस्ट मीन्स क्या होता है? धूल चाटना, धूल धूल चाटने को कहते हैं, ठीक है। टू बाइट द डस्ट, हार मान लेना, धूल चाटना, या कह सकते हैं असफल होना, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका 5 का? टू बाइट द डस्ट मीन्स होगा दोस्तों टू बी डिफीटेड, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे टू बाइट द डस्ट, धूल चाटना, हार मान लेना कह सकते हैं, ठीक है, असफल होना कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? टू बी डिफीटेड हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसको। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने आंसर करना है ऑयली टंग मीन्स क्या होता है? स्लिप ऑफ टंग, अ सडन शॉक, या फिर फ्लैटरी, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, सब पढ़ा है आपने, ठीक है। ऑयली टंग मीन्स क्या होता है? ऑयली टंग हिंदी में बोलते हैं चापलूस, ठीक है। तो ऑयली टंग का क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? 6 का राइट आंसर हो जाएगा फ्लैटरी, ठीक है। क्या हो जाएगा? फ्लैटरी हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्लैटरी मीन्स क्या होता है? चापलूस, ठीक है, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं फ्लैटरिंग के साथ साथ इसको स्मूथ टॉकिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, स्मूथ टॉकिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे ऑयली टंग मीन्स चापलूस, ठीक है, आपका फ्लैटरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या बताना है? वन वर्ड आपके आगे अब, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए 7 का। द मर्डर ऑफ ए किंग क्या कहेंगे? रेबल कहेंगे, या फिर आपका रेजिसाइड बोलेंगे, या रेटिक्यूल बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? रेटिक्यूल मैंने कल बताया था आपका, क्या होता है इसका मतलब बताना। तो क्या हो जाएगा? द मर्डर ऑफ ए किंग, तो क्या बोलेंगे इसको? क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? रेजिसाइड हो जाएगा, ठीक है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? रेटिक्यूल क्या होता है दोस्तों? मैंने आपको बताया था रेटिक्यूल। रेटिक्यूल होता है दोस्तों महिलाओं, जो महिलाएं हैं वो यूज़ करते हैं दोस्तों, जो छोटा पर्स यूज़ करते हैं, छोटा बैग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं रेटिक्यूल, ठीक है। और रेबल का आप जानते हैं, रेबल मीन्स क्या होता है? विद्रोही। क्या होता है? विद्रोही, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने बताना है अ पर्सन हु अबेंडन्स अ रिलीजन। अ पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन क्या हो जाएगा? अबेंडन मीन्स क्या होता है? त्यागना। एक ऐसा व्यक्ति जो रिलीजन को त्यागता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इनके धर्म को त्यागने वाला, या धर्म का त्याग करने वाला, क्या कहेंगे? अ पर्सन हु अबेंडन्स रिलीजन,
जो रिलीजन को त्यागता है तो उसको हम क्या बोलेंगे। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा अपोस्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्वधर्म त्यागी, हिंदी में आप कह सकते हैं स्वधर्म त्यागी, यानी कि धर्म को त्यागने वाला। ठीक है, बाकी यहाँ पर एथिस्ट आप जानते हैं, एथिस्ट मीन्स क्या होता है, एथिस्ट मीन्स होता है नास्तिक। ठीक है, ईगोइस्ट का मतलब क्या होता है, ईगो आप जानती हैं अहंकारवादी। ठीक है, उसको भी ध्यान में रखेंगे। प्रीस्ट आप जानती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ रिटर्न ऑफ आवर स्पोकन टेक्सेस। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाटा बैंक बोलेंगे, डिक्शनरी बोलेंगे, या फिर आपका कॉर्पस बोलेंगे, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्सेस, लिखित या मौखिक पाठों का जो संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ रिटन और स्पोकन टेक्सेस, यानी कि लिखित या मौखिक पाठों का जो संग्रह होता है दोस्तों, उसको बोला जाता है कॉर्पस। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको, कॉर्पस बोला जाता है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करना है दोस्तों, अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टडी करता है एंशिएंट टेक्स्ट की। ठीक है, यानी कि जो पांडुलिपि होती है उसको, उसका जो अध्ययन करता है उसको क्या बोलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या होगा, बायोग्राफर होगा, हिस्टोरियन होगा, या फिर फिलोलॉजिस्ट होगा। चलिए आंसर कीजिए। अ पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि जो पांडुलिपि का अध्ययन करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, फिलोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिलोलॉजिस्ट मीन्स होता है भाषा शास्त्री या भाषा विज्ञानी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक, बायोग्राफर आप जानती हैं, बायोग्राफर होता है जो जीवनी लेखक होता है। ठीक है, हिस्टोरियन आप जानती हैं। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, विच ऑफ द पोएम expresses Frost's statement that a poem begin in delight and ends in wisdom। चलिए आंसर कीजिए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बताना है दोस्तों, ये स्टेटमेंट जो है इनकी किस पोएम में इन्होंने एक्सप्रेस किया है। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा, होम बरियल हो जाएगा, द हिल वाइफ होगा, या फिर स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग होगा, या फिर एन ओल्ड मैन होगा, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। विच ऑफ द पोएम expresses Frost's statement that a poem begins in delight and ends in wisdom। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको बता रखा है। ठीक है, ये स्टेटमेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा एन ओल्ड मैन। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात हो रही है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। ठीक है, फ्रॉस्ट से दोस्तों मैंने आपको सारे फैक्ट बता रखे हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, ये एक अमेरिकन पोएट थे दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका जन्म हुआ था, आपको बॉर्न पूछा जा सकता है, तो इनका जन्म हुआ था 1874 में। ठीक है, और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1963 में। डेथ कब हुई थी, 1963 में। ठीक है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, इनके मैंने आपको पोइट्री कलेक्शंस बताए थे जहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। ठीक है, कौन कौन से पोइट्री कलेक्शंस थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के। ठीक है, मैंने सारे बता रखे हैं आपको, कौन कौन से थे बताइए। पहला याद रखेंगे, अ बॉयज बिल। ठीक है, अ बॉयज बिल। दूसरा याद रखेंगे, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। नॉर्थ ऑफ बोस्टन। ठीक है, और कौन कौन से थे इनके, माउंटेन इंटरवल हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, माउंटेन इंटरवल। ठीक है, माउंटेन इंटरवल, ये भी इनका क्या है, पोइट्री कलेक्शन है। साथ ही साथ न्यू हैम्पशायर। ठीक है, न्यू हैम्पशायर, इसके लिए इनको क्या मिला था,
पुलिट्जर प्राइज भी मिला था, आपको बताया था मैंने, न्यू हैम्पशायर। ठीक है, न्यू हैम्पशायर। क्लियर है? तो देखिए इसको आपको याद भी रखना है। जैसे आपका अबॉयज बिल है, ये कब आया था इनका? ये आया था 1913 में, 1913 में आया था अबॉयज बिल पोइट्री कलेक्शन। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। दूसरा नॉर्थ ऑफ बोस्टन की बात करें, नॉर्थ ऑफ बोस्टन आया था इनका 1914 में। ठीक है, 1914 में। ऐसी क्रम में याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद माउंटेन इंटरवल की बात करें, यह आया था 1916 में। ठीक है, उसके बाद न्यू हैम्पशायर की बात करें तो न्यू हैम्पशायर कब आया था इनका? 1923 में आया था। ठीक है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, न्यू हैम्पशायर। इसके साथ ही साथ और कौन कौन सी इनकी कलेक्शन है? अब फर्दर रेंज है इनका। ठीक है, फर्दर रेंज, ये चार आप पहले नोट कर लें। ठीक है, अब बॉयज विल, नॉर्थ ऑफ बोस्टन, माउंटेन इंटरवल, न्यू हैम्पशायर। ठीक है, चार ये पोइट्री कलेक्शन देखिए आपने। इसके साथ ही साथ इनका जो है अब फर्दर रेंज इनका याद रखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है, अ फर्दर रेंज। ठीक है, अ फर्दर रेंज। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखेंगे अ विटनेस ट्री। ठीक है, अ विटनेस ट्री। ठीक है, अ विटनेस ट्री। तो देखिए कब आया था द फर्दर रेंज, कब आया था? ये आया था 1936 में। ठीक है, इसके लिए भी इनको क्या मिला था? पुलिट्जर प्राइज मिला था, मैंने बताया था। ठीक है, विटनेस ट्री के लिए भी इनको पुलिट्जर मिला था। तो विटनेस ट्री कब आया था इनका? ये आया था आपका 1942। तो कई बार क्या पूछा जाता है कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स हैं वो कौन कौन से इनके पोइट्री कलेक्शंस में आए, ये पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपका बिटचेज हो गया, द रोड नॉट टेकन हो गया, किस में आए पूछ लिया जाएगा आपको। ठीक है, स्टॉपिंग बाय वुड्स जो है किस में आया। ठीक, साथ ही साथ आपको पूछ लिया जाएगा मेंडिंग वॉल किस में आया था। क्लियर है? तो ये सारे जो हैं पोइट्री कलेक्शंस आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ध्यान रखने हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स हैं जो आप पूछे जाते हैं कि किस कलेक्शन में आए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। जैसे आपका बिरचिज है। ठीक है, बिरचिज, बिरचिज किस में आया था इनका? माउंटेन इंटरवल में आया था। ठीक है, माउंटेन इंटरवल। ठीक है, शॉर्ट में लिखा हूँ मैं। बिरचिज पोएम किस में आई थी? माउंटेन इंटरवल में आया था। ठीक है, साथ ही साथ द रोड नॉट टेकन। ठीक है, इसी में जो है आपका क्या आया था माउंटेन इंटरवल में? कौन सी पोएम आई थी? द रोड नॉट टेकन। द रोड नॉट टेकन पूछा जाता है कि आपको पूछ लिया जाएगा द रोड नॉट टेकन पोएम जो है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के किस पोइट्री कलेक्शन में आई ये पोएम? तो ध्यान रखेंगे माउंटेन इंटरवल। ठीक है, एक कई बार पूछा जाता है दोस्तों आपका पोएम मेंडिंग वॉल। ठीक है, ये भी कई बार पूछा है। मेंडिंग वॉल जो है ये पोएम किस में आई थी बताइए? तो ये पोएम किस में आई थी बताइए? ये आई थी नॉर्थ ऑफ बोस्टन में। ठीक है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। ठीक है, नॉर्थ ऑफ बोस्टन में आया था दोस्तों ये मेंडिंग वॉल। नॉर्थ ऑफ बोस्टन कब आया था इनका पोइट्री कलेक्शन? ये आया था 1914 में, भी बताया था मैंने। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ इनके जो पुलिट्जर प्राइज है वो अगले क्वेश्चन में हम डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, विच बुक वॉन रॉबर्ट फ्रॉस्ट हिज फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज जो है किसके लिए मिला था, किस बुक के लिए मिला था? ऑप्शन देखिए, अ विटनेस ट्री, न्यू हैम्पशायर, माउंटेन इंटरवल या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। फर्स्ट जो है पुलिट्जर प्राइज पूछा है, अ विटनेस ट्री, न्यू हैम्पशायर, माउंटेन इंटरवल। चलिए आंसर कीजिए कौन सा था इनका रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पहला जो आपका जिसमें उनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, किस में मिला था? तो पूछा जाता है सबसे पहले मिला था इनको न्यू हैम्पशायर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सारे बता रखे हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 का आंसर हो जाएगा न्यू हैम्पशायर। ठीक है, न्यू हैम्पशायर के लिए इनको फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज मिला था। कब मिला था ये ध्यान रखेंगे, 1924 में। कब मिला था? 1924 में इनको जो है फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज मिला था रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। किसके लिए मिला था? न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था। ठीक है, इसके बाद के जो है वो भी ध्यान में रखनी है। सेकंड जो इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था, सेकंड कब मिला था इनको पुलिट्जर प्राइज? ये मिला था 1931 में। किसके लिए मिला था इनको?
दूसरा जो पुलित्जर प्राइज है वो मिला था कलेक्टेड पोएम्स के लिए। किसके लिए मिला था? कलेक्टेड पोम के लिए। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। तीसरा किसके लिए मिला था? इनको 4 मिले थे ना, ये ध्यान रखेंगे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जो है 4 बार इनको जो है पुलित्जर प्राइज मिला था दोस्तों। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तीसरा जो इनको पुलित्जर प्राइज मिला था वो कब मिला था? वो मिला था आपका कब मिला था बताइए? 1937 में मिला था, 1937 में मिला था। तीसरा किसके लिए मिला था इनको तीसरा पुलित्जर प्राइज? अ फर्दर रेंज के लिए। ठीक है, चलिए मैं अच्छे से आपको फर्स्ट से बताता हूँ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इनकी पहले ईयर आप याद रखें। पहला मिला था 1924, दूसरा मिला था इनको 1931, तीसरा मिला था 1937 और चौथा मिला था 1943। ठीक है, पहला किसके लिए मिला था अभी बताया था, न्यू हैम्पशायर के लिए मिला था। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, न्यू हैम्पशायर। और दूसरा मिला था इनको किसके लिए मिला था? कलेक्टेड पोएम के लिए मिला था। और तीसरा इनको पुलित्जर प्राइज मिला था फर्दर रेंज के लिए। ठीक है, और चौथा मिला था इनको विटनेस ट्री के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों, चारों जो है इनके 4 पुलित्जर प्राइज आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे दोस्तों। 13 है, टू विच मूवमेंट डिड अरुंधति रॉय डोनेट द मनी ऑफ द बुकर प्राइज। तो आपको बताना है अरुंधति रॉय ने जो है अपने बुकर प्राइज की जो मनी थी उसको डोनेट किया था, किस मूवमेंट के लिए डोनेट किया था, ये आपको पूछा है। ठीक है, गंगा मूवमेंट, नर्मदा बचाओ मूवमेंट, ठीक है, या फिर चिपको मूवमेंट। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए? क्वेश्चन नंबर 13 का बताना है अरुंधति रॉय ने जो है अपने जो बुकर प्राइज की जो मनी थी, जो पैसे थे बुकर प्राइज के, वो जो है किस मूवमेंट को डोनेट किए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 13 का नर्मदा बचाओ मूवमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन जो है बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरुंधति रॉय आप जानती हैं दोस्तों, इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स मैंने बता रखे हैं अरुंधति रॉय के। कौन कौन से इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स हो गया, 1997 में आया था। द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस हो गया, 2017 में आया था। ठीक है, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस आया था 2002 में। ठीक है, और कौन कौन से वर्क हैं इनके? साथ ही साथ ब्रोकन रिपब्लिक इनका वर्क है। तो सारे वर्क्स मैंने इनके बता रखे हैं अरुंधति रॉय के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में आपने आंसर करना है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूरिस्ट गाइड इन द नोवेल द गाइड। चलिए, तो आप जानती हैं कौन था टूरिस्ट गाइड जो है द गाइड नोवेल में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजू, रवि, राजेंद्र कुमार या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? द गाइड नोवेल रिटन बाय R.K. नारायण, आप सभी जानते हैं। तो इसमें टूरिस्ट गाइड कौन था? तो टूरिस्ट गाइड था दोस्तों इसमें कौन था? राजू। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 14 का। इसको जो है किस नाम से जाना जाता था? राजू, हु इज कॉमनली नॉन एज रेलवे राजू। ऑप्शन में मिल सकता है आपको रेलवे राजू। ठीक है, रेलवे राजू के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों द गाइड नोवेल की बात करें, यहाँ से आपको क्या पूछा जा सकता है? देखिए, द गाइड जो नोवेल है ये कब जो है दोस्तों आया था इनका? 1958 में आया था। ठीक है, 1958 में द गाइड नोवेल रिटन बाय R.K. नारायण, आप सभी जानते हैं R.K. नारायण। ठीक है, बाकी जो है R.K. नारायण जो है दोस्तों, इनके वर्क्स मैंने सारे बता रखे हैं आपको। ठीक है, जैसे आपका स्वामी एंड फ्रेंड्स इनका वर्क है 1935 में आया था। ठीक है, द बैचलर ऑफ आर्ट्स आया था 1937, द डार्क रूम आया था 1938। ठीक है, और कौन से वर्क्स आए थे इनके बताइए? द इंग्लिश टीचर हो गया। ठीक है, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो गया, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी हो गया। ठीक है, ये सारे वर्क्स इन्हीं के हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर आंसर करना है R.K. नारायण्स नोवेल द पेंटर ऑफ साइन वॉज पब्लिश्ड। चलिए आंसर कीजिए। ये आपको एक नोवेल और आपको याद रखना है। ठीक है, R.K. नारायण का द पेंटर ऑफ साइन। चलिए, द पेंटर ऑफ साइन जो नोवेल है दोस्तों, ये किसने लिखा है? ये ध्यान रखें कि R.K. नारायण ने लिखा है इसको। और ये कब पब्लिश हुआ आपको पूछा है।
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 1970, 1976, 1975 या फिर 1977। तो क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा 1976। ठीक है, ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, द पेंटर ऑफ साइन, ठीक है, क्लियर है। कब पब्लिश हुआ था ये पब्लिश हुआ था दोस्तों आपका 1976 में, रिटन बाय आर के नारायण। ठीक है, आर के नारायण के सारे वर्क्स मैंने आपको बता रखे हैं, इनके सारे वर्क्स दोस्तों आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है विच इज बर्ट्रैंड रसेल फर्स्ट वर्क। ठीक है, आपको बताना है रसेल का फर्स्ट वर्क बताना है, बर्ट्रैंड रसेल का कौन सा होगा, यहाँ पर बताइए। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स, देखिए क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी या फिर प्रिंसिपिया मैथमेटिक, तो क्या होगा यहाँ पर, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप जानती हैं दोस्तों बर्ट्रैंड रसेल के बारे में। ठीक है, तो इनका पहला जो फर्स्ट वर्क था दोस्तों वो कौन सा था, तो ध्यान रखेंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ऑप्शन जो है ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बर्ट्रैंड रसेल का फर्स्ट वर्क कौन सा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, कब आया था ये पूछा जा सकता है। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स इनका जो वर्क है ये आया था 1903 में, 1903 में आया था, ध्यान रखेंगे ये वर्क। बाकी बात करें बर्ट्रैंड रसेल की, तो बर्ट्रैंड रसेल का जन्म पूछा जा सकता है दोस्तों आपको। इनका जन्म हुआ था दोस्तों 1872 में, 1872 में जन्म हुआ था बर्ट्रैंड रसेल का, और इनकी डेथ हुई थी दोस्तों 1970 में। क्लियर है। साथ ही साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है कि आपका जो है बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था, ठीक है, नोबेल प्राइज, तो नोबेल प्राइज कब मिला था बर्ट्रैंड रसेल को, बताइए। तो बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज मिला था दोस्तों 1950 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे बर्ट्रैंड रसेल को नोबेल प्राइज कब मिला था, 1950 में मिला था दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है। द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी जो है ये भी इन्हीं का वर्क है। ठीक है, द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी ये कब आया था इनका वर्क, ये आया था इनका 1912 में, 1912 में आया था ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे 1912 में। क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में आपने आंसर करना है विच प्ले ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज नॉट इंक्लूडेड इन हिज प्लीजेंट प्लेस। चलिए बताइए इनमें से कौन इंक्लूड नहीं है इनके प्लीजेंट प्लेस में। ठीक है, मैंने बताया था आपको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की मैंने आपको बताया था इनके प्लीजेंट प्लेस और अनप्लीजेंट प्ले पूछे जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन जो है इंक्लूड नहीं है इनके प्लीजेंट प्लेस में। देखिए आर्म्स एंड द मैन, कैंडिडा, यू नेवर कांट टेल या फिर विडोवर्स हाउसेस। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर 17 का हो जाएगा और विडोवर्स हाउसेस। ठीक है, क्लियर है। ये इनका क्या हो जाएगा, ये विडोवर्स हाउसेस और आपका मिसेज वारेन प्रोफेशन जो है इनके कैसे अनप्लीजेंट प्लेस हैं। ठीक है, क्लियर है। दो याद रखेंगे, एक तो विडोवर हाउसेस और दूसरा याद रखेंगे इनका वर्क मिसेज वारेन प्रोफेशन। ठीक है, प्लीजेंट और अनप्लीजेंट प्लेस पूछे जाते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मिसेज वारेन प्रोफेशंस, ठीक है, वारेन्स प्रोफेशन। ठीक है, तो ये दोनों जो है इनके क्या है, ये दोनों जो है इनकी अनप्लीजेंट प्ले हैं। ठीक है, अनप्लीजेंट, ठीक है, अनप्लीजेंट प्लेस। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो दिए हैं देखिए ये इनके प्लीजेंट प्ले हैं, जैसे आर्म्स एंड द मैन हो गया। ठीक है, साथ ही साथ यू नेवर कैन टेल, ये भी इनका क्या है, इनका प्लीजेंट प्ले है। कैंडिडा हो गया, ठीक है, कैंडिडा के साथ साथ द मैन ऑफ डेस्टिनी भी इनका जो है कैसा प्ले है, प्लीजेंट प्ले है। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखेंगे, प्लीजेंट प्लेस और अनप्लीजेंट प्लेस। ठीक है, पूछ लिया जाएगा आपको कि कैंडिडा जो है कैसा है, प्लीजेंट है या अनप्लीजेंट है। ठीक है, तो कैंडिडा क्या है, प्लीजेंट है। यू नेवर कैन टेल भी आपका प्लीजेंट है। आर्म्स एंड द मैन जो है प्लीजेंट प्ले है। ठीक है, अनप्लीजेंट प्ले कौन से हैं, मिसेज वारेन प्रोफेशन एंड
विडोवर्स हाउसेस। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कीजिए। विच टर्म इज कॉइन्ड बाय जॉर्ज बर्नार्ड शो। तो इनमें से कौन सा जो टर्म है दोस्तों उसको कॉइन किया है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो अब राइट आंसर हो जाएगा 18 का दोस्तों, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बार्डू लैट्री। ठीक है, क्या हो जाएगा, बार्डू लैट्री जो है ये टर्म किसने दिया है, इस टर्म को कॉइन किया है दोस्तों जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार्डू लैट्री। क्लियर है, चलिए अगला देखिए 19 नंबर। 19 में आपने आंसर करना है, व्हाट वाज थॉमस हार्डीज प्रोफेशन बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर। चलिए आंसर कीजिए, थॉमस हार्डी के बारे में आप सभी ने पढ़ा है दोस्तों। थॉमस हार्डी का प्रोफेशन पूछा है बिफोर बिकमिंग अ फुल टाइम राइटर, यानी कि राइटर बनने से पहले जो है थॉमस हार्डी का प्रोफेशन क्या था। चलिए क्या था, लॉयर थे, डॉक्टर थे, या फिर आपका आर्किटेक्ट थे, या फिर टीचर थे। चलिए आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का। थॉमस हार्डी आप जानती हैं, थॉमस हार्डी का जन्म कब हुआ था, हार्डी का 1840 में हुआ था, 1840 में, और इनकी जो डेथ हुई थी थॉमस हार्डी की 1928 में हुई थी। ठीक है, चलिए बताइए राइटर से पहले जो है इनका प्रोफेशन क्या था दोस्तों थॉमस हार्डी का। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या थे दोस्तों, आर्किटेक्ट थे। ठीक है, क्या थे, आर्किटेक्ट। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, आर्किटेक्ट मीन्स वास्तुकार थे दोस्तों ये। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी थॉमस हार्डी के वर्क्स आपको बता रखे हैं मैंने। ठीक है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, द रिटर्न ऑफ नेटिव, ठीक है, अ पेयर ऑफ ब्लू आइजेस, द मेयर ऑफ कास्टब्रिज, ठीक है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री। ठीक है, सारे मैंने आपको बता रखे हैं इनके वर्क्स। ठीक है, ध्यान रखेंगे थॉमस हार्डी जो है राइटर बनने से पहले जो है इनका प्रोफेशन क्या था, ये दोस्तों आर्किटेक्ट थे, यानी कि वास्तुकार थे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द मेयर ऑफ कास्टब्रिज। ठीक है, तो आपको द मेयर ऑफ कास्टब्रिज का सब टाइटल बताना है। ऑप्शन देखिए, अ टेल ऑफ टू सिटीज, अ ट्रेजिडी ऑफ फीड, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर, नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर 20 का। आपको द मेयर ऑफ कास्टब्रिज का क्या बताना है, सब टाइटल बताना है। ठीक है, द मेयर ऑफ कास्टब्रिज दोस्तों किसका वर्क है, तो ये है थॉमस हार्डी का वर्क है। कब आया था ये, ठीक है, कब आया था बताइए, ये कई बार बता चुका हूँ मैं, थॉमस हार्डी। ठीक है, कब आया था ये आया था दोस्तों, बताइए 1886 में। ठीक है, द मेयर ऑफ कास्टब्रिज। ठीक है, तो इसका सब टाइटल है दोस्तों, क्या है इसका सब टाइटल, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे द मेयर ऑफ कास्टब्रिज का जो सब टाइटल हो क्या है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ ए मैन ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, किसका किसका वर्क है दोस्तों, द मेयर ऑफ कास्टब्रिज थॉमस हार्डी का है। कब आया था, 1886 में आया था। ठीक है, इसमें सारे कैरेक्टर्स मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स भी यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर करेंगे दोस्तों। तो सिनोनियम बताना है दोस्तों। ठीक है, व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ परनीशियस। चलिए परनीशियस का आपको क्या बताना है, सिनोनियम बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हार्मलेस हो जाएगा, बेनिफिशियल होगा, या फिर डिस्ट्रक्टिव होगा, या फिर जेंटल होगा। चलिए आंसर कीजिए, परनीशियस क्या होता है, परनीशियस का मीन्स बताइए, परनीशियस मीन्स क्या होता है, हानिकारक, विनाशकारी, विनाशकारी परनीशियस। ठीक है, विनाशकारी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव मीन्स क्या होता है, विनाशकारी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हार्मलेस आप जानते हैं, हार्मलेस मीन्स होता है नुकसान न पहुंचाने वाला। ठीक है, और बेनिफिशियल आप जानती हैं, लाभदायक, और जेंटल मीन्स होता है नरम। ठीक है, और बेनिफिशियल आप जानती हैं, लाभदायक।
ठीक है, लाभदायक होता है, ठीक है। और हार्मलेस का आप जानती हैं, नुकसान न पहुंचाने वाला, ठीक है, नुकसान न पहुंचाने वाला, ठीक है, नुकसान न पहुंचाने वाला, ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। परनीशियस मीन्स होता है हानिकारक या विनाशकारी, तो उसका पर्यायवाची हो जाएगा डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, विनाशकारी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने आंसर करना है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी। चलिए आंसर कीजिए। एडवर्सिटी का आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा, कंफर्ट होगा, लग्जरी होगा, हार्डशिप होगा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एडवर्सिटी मीन्स क्या होता है, कठिनाई या संकट कह सकते हैं, ठीक है, कठिनाई, ठीक है, कठिनाई या कह सकते हैं संकट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा हार्डशिप हो जाएगा, ठीक है। हार्डशिप मीन्स क्या होता है, कठिनाई या संकट, हार्डशिप कठिनाई। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एडवर्सिटी का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सिनोनिम क्या हो जाएगा, हार्डशिप हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर कंफर्ट की बात करें तो कंफर्ट मीन्स क्या होता है, आराम होता है, कंफर्ट आराम। और लग्जरी मीन्स क्या होता है, लग्जरी यानी कि आपके ऐशो आराम, ठीक है, ऐशो आराम, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना है दोस्तों, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मेलंकली। चलिए मेलंकली का आपको क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। क्या हो जाएगा, चेयरफुल होगा, सैडनेस होगा, जॉयफुल होगा, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा बताइए। मेलंकली का मतलब होता है उदासी, ठीक है, उदासी, या कह सकते हैं अवसाद, ठीक है, अवसाद कह सकते हैं या उदासी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बताइए। मेलंकली का जो है सिनोनिम क्या हो जाएगा, सैडनेस हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर अदर आप जानती हैं, ठीक है, क्लियर है। चेयरफुल का क्या होता है, चेयरफुल मीन्स होता है आपका हंसमुख, ठीक है, हंसमुख, ठीक है। और जॉयफुल का आप जानती हैं, जॉयफुल मीन्स क्या होता है, खुश, या कह सकते हैं हर्षित कह सकते हैं, ठीक, क्लियर है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4। 4 में आपको दोस्तों बताना है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ, क्या बताना है, ओरेसियस, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बताइए। ओरेसियस का बताना है आपको पर्यायवाची। चलिए ओरेसियस का पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्रीडी होगा, सेटिस्फाइड होगा, या फिर जेनरस होगा, या फिर काइंड होगा। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ ओरेसियस, बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, ग्रीडी हो जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, वोरेशियस मीन्स क्या होता है, लालची, वोरेशियस मीन्स क्या होता है, लालची कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, भुक्कड़ कह सकते हैं, ठीक है, पेटू कह सकते हैं, ठीक है, वोरेशियस, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, ग्रीडी हो जाएगा, ठीक है। बाकी अदर जो है आप जानती हैं, सेटिस्फाइड मीन्स क्या होता है, संतुष्ट होता है, संतुष्ट। और जेनरस मीन्स क्या होता है, जेनरस मीन्स होता है उदार। और काइंड मीन्स आप जानते हैं दयालु, ठीक। तो यहाँ पर आपका ग्रीडी हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5। 5 से आपको एंटोनिम बताने हैं, विलोम बताना है, ठीक है। पहला देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ओडेसियस। ओडेसियस का आपको क्या बताना है, ओडेसियस का आपको विलोम बताना है। बोल्ड होगा, फेयरलेस होगा, टिमिड होगा, या फिर डेयरिंग होगा। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ ओडेसियस। ओडेसियस मीन्स क्या होता है दोस्तों, ओडेसियस मीन्स होता है ब्रेव, साहसी कहते हैं जिसको, ब्रेव, ठीक है, ब्रेव कह सकते हैं, बोल्ड कह सकते हैं, ब्रेव, बोल्ड, साहसी, ठीक है, क्लियर है। ऑडेशियस मीन्स क्या होता है, साहसी, निर्भीक जिसको हम बोलते हैं, बोल्ड, ब्रेव,
तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, डरपोक हो जाएगा ना। तो आंसर क्या हो जाएगा 5 का, टिमिड। टिमिड मीन्स क्या होता है, डरपोक। साहसी का क्या हो जाएगा, डरपोक हो जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर आप बोल्ड वगैरह आप जानती हैं। ठीक है, सारे मैंने आपको बता रखे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। चलिए आंसर कीजिए। चेंजेबल होगा, कांस्टेंट होगा, या फिर परमानेंट होगा, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए। इम्यूटेबल का क्या हो जाएगा, इम्यूटेबल मीन्स होता है दोस्तों स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, या फिर इसको आप स्टिल कह सकते हैं। ठीक है, स्थिर, या फिर अडिग कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, जो अडिग है उसका क्या हो जाएगा विलोम, बताइए 6 का। इसका हो जाएगा चेंजेबल। चेंजेबल हो जाएगा राइट आंसर। अस्थिर जिसको बोलते हैं, अस्थाई। ठीक है, कांस्टेंट का आप जानते हैं, कांस्टेंट मीन्स क्या होता है, कांस्टेंट मीन्स होता है स्थिर। अब परमानेंट मीन्स आप जानते हैं, परमानेंट मीन्स क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इम्यूटेबल मीन्स होता है अडिग या दृढ़, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, चेंजेबल हो जाएगा, अस्थिर या अस्थायी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बताना है दोस्तों, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ, किसका बताना है, नेफेरियस का। चलिए आंसर कीजिए। नेफेरियस का आपको विलोम बताना है, क्या होगा बताइए। नेफेरियस मीन्स क्या होता है दोस्तों, नेफेरियस मीन्स होता है बेईमान, नीच कह सकते हैं। ठीक है, महापापी कह सकते हैं नेफेरियस। ठीक है, बेईमान। ठीक है, बेईमान कह सकते हैं। ठीक, या फिर इसको आप कह सकते हैं नीच कह सकते हैं। तो क्या होगा बताइए, इसका विलोम बताना है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा नेफेरियस का दोस्तों एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए, वर्चुअस हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअस। तो आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, वर्चुअस। ऑप्शन बी वर्चुअस कह सकते हैं, या फिर गुड कह सकते हैं। ठीक है, गुड कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, होली कह सकते हैं, धार्मिक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको एंटोनिम बताना है। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ टैसिट। टैसिट का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। चलिए, अनस्पोकन होगा, एक्सप्रेस्ड होगा, साइलेंट होगा, या फिर नन ऑफ दीज। बताइए क्या हो जाएगा। टैसिट, टैसिट मीन्स होता है म्यूट कह सकते हैं इसको, साइलेंट कह सकते हैं। ठीक है, म्यूट, या इसको हम क्या कह सकते हैं, साइलेंट। साइलेंट। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो टैसिट का मतलब क्या हो जाता है, मौन। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, विलोम पूछा गया है। ठीक है, ये तो होगा नहीं साइलेंट। ठीक है, ये तो इसका आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा साइलेंट। ठीक है, अनस्पोकन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस्ड। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, टैसिट का विलोम क्या हो जाएगा, टैसिट का विलोम हो जाएगा एक्सप्रेस्ड। ठीक है, टैसिट मीन्स होता है मौन, साइलेंट, और इसका विलोम हो जाएगा एक्सप्रेस्ड, यानी कि व्यक्त जिसको हम बोलते हैं, व्यक्त करना नहीं कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। अनस्पोकन होता है अनकहा। ठीक है, अनकहा कह सकते हैं, अनकहा, और क्या कह सकते हैं, अनस्पोकन को बताइए, मूक कह सकते हैं, अकथित कह सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 का क्या हो जाएगा, 9 है दोस्तों, अ पर्सन हु इज अगेंस्ट वॉर। ठीक है, आपको बताना है एक ऐसा व्यक्ति जो वॉर के अगेंस्ट, जो युद्ध के अगेंस्ट हो, उसको क्या कहते हैं, पेसिफिस्ट बोलते हैं, एग्रेसिव बोलते हैं, या फिर आपका बेलिकोस बोलते हैं, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, अ पर्सन हु इज अगेंस्ट वॉर। जो वॉर के अगेंस्ट हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, पेसिफिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब पेसिफिस्ट मीन्स होता है शांतवादी। ठीक है, क्या होता है, शांतिवादी।
ठीक। बाकी एग्रेसिव का आप जानते हैं, एग्रेसिव होता है आक्रामक, आक्रामक होता है। और यहाँ पर बेलिकोस का मतलब क्या होता है? लड़ाकू। क्या होता है बेलिकोस? मीन्स लड़ाकू, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 10 नंबर, इसका आंसर करेंगे वन हु कैन नॉट रीड और राइट। ये तो आप जानती हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, जो लिख और पढ़ नहीं सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? इलिटरेट बोलते हैं, इलिटरेट। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इलिटरेट मीन्स क्या होता है? अनपढ़, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? वन हु सेटल इन अनदर कंट्री, जो अनदर कंट्री में सेटल हो जाता है उसको क्या कहते हैं? ट्रैवलर कहते हैं, इमिग्रेंट बोलते हैं, रेसिडेंट बोलते हैं, या फिर रिफ्यूजी बोलते हैं। चलिए आंसर कीजिए, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रवासी नागरिक। वन हु सेटल्स इन अनदर कंट्री, क्या कहेंगे उसको? इमिग्रेंट बोलेंगे, प्रवासी नागरिक। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रैवलर आप जानते हैं, ट्रैवलर मीन्स क्या होता है? यात्री होता है ट्रैवलर, ठीक है। और रेसिडेंट आप जानती हैं, रेसिडेंट मीन्स होता है निवासी, कहते हैं ना यहाँ का रेसिडेंट हूँ, ठीक है। और रिफ्यूजी की बात करें, रिफ्यूजी मीन्स होता है आपका शरणार्थी, शरणार्थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करना है। 12 है दोस्तों, अ स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन। चलिए आंसर कीजिए, एक ऐसी स्पीच जो बिना प्रेपरेशन के, बिना तैयारी के जो है, यानी कि बिना पूर्व तैयारी के दिया गया जो भाषण है उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, रिटन बोलेंगे, या फिर आपका एक्स टेम्पोर बोलेंगे, या फिर आपका फॉर्मल बोलेंगे। चलिए आप जानती हैं दोस्तों क्या हो जाएगा? बिना पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण जो है क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं एक्स टेम्पोर, ठीक है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा एक्स टेम्पोर, ठीक है। बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिना पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण जो है उसको हम क्या कहते हैं? एक्स टेम्पोर कहते हैं। हिंदी में जिसको हम बोलते हैं तात्कालिक भाषण। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? तात्कालिक भाषण ही बोलते हैं, ठीक। तात्कालिक, तात्कालिक भाषण, ठीक है। पूछा गया था पहले, ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्पीच मेड विदाउट प्रेपरेशन, ठीक है, बिना पूर्व तैयारी के दिया गया भाषण, जिसको हम बोलते हैं एक्स टेम्पोर, ठीक है। चलिए अगला देखिए 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 में आपने आंसर करना है दोस्तों, हु इज द ऑथर ऑफ द एसे ऑन गोइंग अ जर्नी। ये भी मैंने आपको कई बार बता रखा है। चलिए बताइए, ऑन गोइंग अ जर्नी जो है ये किसका ऐसे है दोस्तों? ऑप्शन देखिए, चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, फ्रांसिस बेकन, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? ऑन गोइंग अ जर्नी जो है ये किसका ऐसे है दोस्तों? ये है दोस्तों निबंध, किसका है? विलियम हैजलिट का निबंध है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑन गोइंग अ जर्नी जो है ये किसका ऐसे है दोस्तों? विलियम हैजलिट का, ठीक है। विलियम हैजलिट के सारे मैंने वर्क्स आपको बता रखे हैं, ठीक है। जैसे आपका द राउंड टेबल हो गया, टेबल टॉक, ठीक है, और साथ ही साथ द प्लेन स्पीकर, ठीक है। सारे मैंने आपको बता रखे हैं, सारे वर्क्स इनके देख लेने आपने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर 14 नंबर में आपको बताना है, हु रोड द फॉलोइंग लाइन्स, ठीक है। क्या है देखिए लाइन्स, हुर्रे फॉर रेवोल्यूशन, लेट द कैनन शूट, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए क्या हो जाएगा? किसने ये लाइन्स लिखी हैं? ठीक है, हुर्रे फॉर रेवोल्यूशन यानी कि क्रांति जिंदाबाद, लेट द कैनन शूट यानी कि तोपों को गरजने दो या तोपों को चलने दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? किसने ये लाइंस दोस्तों लिखी हैं? टी.एस. इलियट, डब्ल्यू.बी. ईट्स, मैथ्यू अर्नल्ड, या फिर आर.के. नारायण, ठीक है। हुर्रे फॉर रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्रांति जिंदाबाद, ठीक है, क्रांति जिंदाबाद,
ठीक है। और बाद का जो पार्ट है इसमें, लेट द कैनन शूट, इसका मतलब होता है तोपों को गरजने दो या तोपों को चलने दो। ठीक है, चलिए बताइए किसने लिखी है लाइंस, बताइए। तो क्या हो जाएगा राइट का 14 का राइट आंसर हो जाएगा W.B. ईट्स। ठीक है, क्लियर है। W.B. ईट्स ने दोस्तों ये लाइंस लिखी हैं। और ये लाइंस कहाँ से हैं पूछा जा सकता है आपको। हुर्रे फॉर रेवोल्यूशन, लेट द कैनन शूट, ये दोस्तों द सेकंड कमिंग से हैं। ठीक है, द सेकंड कमिंग। ठीक है, द सेकंड कमिंग किसका वर्क है, W.B. ईट्स का है। तो यहाँ से दोस्तों ये लाइंस हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। बाकी W.B. ईट्स की सारे वर्क्स आपको बता रखे हैं। इनका एक ईस्टर पूछा जाता है कई बार, ईस्टर। ठीक है, W.B. ईट्स का ईस्टर कब आया था, इनका एक 1916 में आया था, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, ईस्टर। द टावर पूछा जाता है इनका। ठीक है, द टावर वर्क कब आया था इनका, 1928 में आया था। ठीक है, और कौन कौन सी, द सेकेंड कमिंग हो गया, ये कब आया था बताइए। द सेकेंड कमिंग आया था इनका 1920 में, 1920 में आया था द सेकेंड कमिंग। ठीक है, सेलिंग टू बाइजेंटियम आया था 1928 में ही आया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, आंसर करना है। एज ए राइटर ऑफ सोनेट्स सर फिलिप सिडनी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय, आपको बताना है एज ए राइटर ऑफ सोनेट्स सर फिलिप सिडनी वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय। चलिए आंसर कीजिए, फिलिप सिडनी जो है किससे इन्फ्लुएंस थे, अरिस्टोटल, पेट्रार्क, या फिर विलियम शेक्सपियर, या फिर नन ऑफ दीज। एज ए राइटर ऑफ सोनेट्स, ठीक है, सोनेट राइटर के रूप में फिलिप सिडनी जो है किससे प्रभावित थे दोस्तों। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 15 का राइट आंसर, पेट्रार्क। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो फिलिप सिडनी थे दोस्तों, ठीक है, ये किससे प्रभावित थे, पेट्रार्क से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, हु सेड हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन। तो किसका है दोस्तों ये बताइए, किसने कहा है, कॉल्डिज ने कहा है, कीट्स ने कहा है, पीबी शैले ने कहा है, या फिर टी.एस. इलियट ने कहा है। हेल इज अ सिटी मच लाइक लंदन, यानी कि लंदन जो है आपका नरक, लंदन जैसा ही एक शहर है। ठीक है, या लंदन जो है नरक जैसा एक शहर है। तो ये दोस्तों किसने कहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 का आपका पीबी शैले। ठीक है, क्लियर है, पीबी शैले हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इसका आंसर कीजिए। हु रोट द बुक ऑफ ग्रामेटोलॉजी। चलिए, ऑफ ग्रामेटोलॉजी बुक किसकी है, जैक्स डेरिडा, टेनिसन, थॉमस विट, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑफ ग्रामेटोलॉजी, ये मैंने बता रखा है आपको कई बार। तो राइट आंसर हो जाएगा 17 का जैक्स डेरिडा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसकी बुक है, जैक्स डेरिडा की है। ठीक है, जैक्स डेरिडा आप जानते हैं डीकंस्ट्रक्शन टर्म दिया था इसने, इन्होंने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने बताना है दोस्तों, क्या बताना है, हु रोट इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। चलिए, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस जो है ये किसने लिखा है, ये वर्क आपको बताना है। चार्ल्स लैम्ब, विलियम हैजलिट, बर्ट्रैंड रसेल, या फिर नन ऑफ दीज। चलिए आंसर कीजिए, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु रोट इन प्रेज ऑफ आइडलनेस। ये वर्क किसका है, ये है दोस्तों बर्ट्रैंड रसेल का वर्क। ठीक है, किसका वर्क है, बर्ट्रैंड रसेल का। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इनका ये फेमस ऐसे है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या है, इन प्रेज ऑफ आइडलनेस, ये क्या है दोस्तों, ऐसे है, इनका एक इम्पॉर्टेंट ऐसे है, यहाँ से पूछा जाता है कई बार। ठीक है, और ये कब रिटर्न हुआ था पूछा जाएगा आपको, ये रिटर्न हुआ था 1932 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने आंसर करना है, हु सेड पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड एंड अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी बता रखा है आपको मैंने, पीबी शैले, कीट्स, कॉल्डिज, या फिर नन ऑफ दीज। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, कवि दुनिया की अमान्य विधायक होते हैं,
तो ये दोस्तों किसने कहा है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा पीवी सेले। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, आपको बताना है हु सेड अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ ही अटर्ड नथिंग बेस। चलिए, किसने जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कहा है ही अटर्ड नथिंग बेस? ऑप्शन देखिए, एस.टी. कॉल्डिस, कीट्स, टेनिसन या फिर फ्रांसिस बेकन। चलिए आंसर कीजिए, ही अटर्ड नथिंग बेस। उसने कोई भी अभद्र बात नहीं की। ठीक है, ही अटर्ड नथिंग बेस का मतलब क्या होता है? उसने कोई भी अभद्र बात नहीं की। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में किसने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों, किसने कहा है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आपको पूछ लिया जाएगा किसने कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ को ही अटर्ड नथिंग बेस, तो ये कहा है दोस्तों टेनिसन ने। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के सारे वर्क्स बता रखे हैं आपको मैंने। ठीक है, द लेडी ऑफ सैलोट हो गया, द लोटस ईटर हो गया, द प्रिंसेज हो गया, इनका इंपॉर्टेंट वर्क है इन मेमोरियम हो गया, मॉड हो गया। ठीक है, ये सारे इन्हीं के वर्क हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।